सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो होने वाला है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो होगी। इस वीडियो में हम उन सारे एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे जो एक बिगिनर को जानना चाहिए। अगर आप अभी इन्वेस्ट करना शुरू करे हैं शेयर मार्केट में, आपको ये सारे पॉइंट्स को अच्छे तरीके से समझना होगा, नहीं तो आपका बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा लॉस हो जाएगा और आप फिर धीरे धीरे खुद एक्सपीरियंस करके सीखोगे। तो एक्सपीरियंस करके सीखने से बेहतर है कि किसी के एक्सपीरियंस को लेके आप सीख लो, और ताकि बहुत कम टाइम में बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आप अच्छी अर्निंग जनरेट कर पाओ। तो सबसे पहले तो हम इंट्रो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं। जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, हाँ जो सीखना चाहते हैं वो इसको सीख सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू द स्टॉक मार्केट। प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट इज एसेंशियल फॉर बिगिनर्स। ओके, इट इज एसेंशियल फॉर बिगिनर्स टू अंडरस्टैंड ओके द स्टॉक मार्केट। इमेजिन द स्टॉक मार्केट इज ए वास्ट मार्केट प्लेस where individuals and institutions buy and sell shares of publicly traded companies, and it is primary avenue for investors to participate in growth business. Okay, कहने का मतलब ये है कि जो शेयर मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट जो प्लेस है, स्टॉक मार्केट में हम कुछ शेयर्स को खरीदते हैं, कुछ को सेल करते हैं, ये चीज़ें होती हैं। और ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि इसका प्राइमरी एवेन्यू क्या होता है, बिजनेस को ग्रो करने के लिए और जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी ग्रो करने के लिए। ठीक, मेन पॉइंट तो अब आने वाले हैं। तो ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। अच्छा, कई बार हमने सुना है कि शेयर मार्केट ऐसा जगह है जहाँ पे आप पैसे लगाओ और बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में आप पैसे यहाँ से निकाल सकते हो, और कोई भी अगर चाहे तो आराम से बाई एंड सेल का ऑप्शन जो दिया होता है मोबाइल में, उस पर ट्रिक करके इजीली 1 से 2 मिनट के अंदर आप ट्रेड शुरू कर सकते हो। आपके पास पैसे होने चाहिए, डीमैट अकाउंट होने चाहिए। लेकिन जो चीज़ें आपको पता नहीं हैं वो चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलेंगी कि आपको इन चीज़ों को सीखे बिना अगर आप वहाँ जाओगे तो आपके पैसे जब आप लॉस कर दोगे फिर खुद एक्सपीरियंस करके सीखोगे। तो वही बात है कि रिस्क और रिवॉर्ड को आपको समझना होगा। इन्वेस्टर्स शुड ग्रैस्प द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड, फॉर इंस्टेंस कंसिडरिंग investing in high tech growing startup versus a stable blue chip company। अगर आप देखो, मैं आपको समझाता हूँ, इसका पूरा मतलब समझाता हूँ। सपोज करो कि आपके पास दो सिचुएशंस दी हुई हैं। वो दोनों सिचुएशंस क्या हैं? आपके पास एक कोई न्यू कंपनी आई हुई है जिसका बहुत क्रेज़ है अभी, और एक जो है आई हुई है कोई पुरानी कंपनी स्टैब्लिश्ड। समझो कि टाटा की कोई कंपनी है, हम ले लेते हैं जैसे कि टाटा का कोई वोल्टास, चलो ले लो वोल्टास, टाटा का जो एयर कंडीशनर एसी जो बनाती है वोल्टास का, अगर हम शेयर की बात करें। और एक कोई न्यू कंपनी आई हुई है, सपोज करो कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी आई हुई है, एआई की। ओके, अब आप बताओ कि आप कौन से में इन्वेस्ट करोगे। आपको पता है कि अगर आप वोल्टास में इन्वेस्ट करोगे तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपका पैसा डूबे, लाइक बैंकरप्ट आप हो पाएँ, या फिर एक तरीके से कर सकते हो कि वोल्टास का मार्केट क्रैश हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। लेकिन न्यू जो कंपनी है एआई की, इसके शेयर्स के दाम भी अभी कम है और इसके साथ साथ इसका मार्केट भी धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है। आप किस में इन्वेस्ट करोगे? कुछ लोग करेंगे जो सेफ जोन में चलना चाहेंगे, वो टाटा वोल्टास में इन्वेस्ट करके ईजिली वो अपने पैसे को कम प्रॉफिट में ही लेकिन अच्छे मार्जिन के साथ वो लॉन्ग टाइम में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो है यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। यहाँ पे लॉस का जो आपका चांस है वो बहुत कम है, रिस्क फैक्टर बहुत लो है। लेकिन अगर एआई की बात करें तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी ये न्यू कंपनी आई हुई है, इसको बहुत सारा हैंडलिंग नहीं पता है ये। और केवल रिस्क फैक्टर ही नहीं है, इसकी प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। कई बार तो 5000% भी जो है ये ग्रो कर सकती है 1 साल के अंदर, क्योंकि हर तरफ जहाँ भी देखें हम एआई का बूम चल रहा है। तो ये चीज़ों को आपको एनालाइज करना आना चाहिए कि आपका जो रिस्क फैक्टर है और जो रिवॉर्ड फैक्टर है, यानी डबल आर को आपको अच्छे से समझना होगा। बिना डबल आर को समझे आप अगर जंप करोगे तो आप भूल करोगे। हम और सारे पॉइंट्स को समझते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। ओके, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स कहें या फिर हम इसको कह सकते हैं स्ट्रेटजी। आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप कैसे डील करोगे अगर आपका पैसा लॉस करने लगेगा, और फिर आपका जो है कैश फ्लो कैसे बना रहेगा अगर आपके 2-3 शेयर्स जिनमें आपने जिन कंपनियों में लगा एक साथ अगर जो है मार्केट उनका क्रैश कर जाता है। सेटिंग क्लियर फाइनेंशियल गोल्स इज क्रूशियल, वेदर इट इज सेविंग फॉर
रिटायरमेंट, ओके, बाइंग ए हाउस, फंडिंग एजुकेशन एंड हैविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हेल्प अलाइंग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। ओके, वही बात मैंने बोला है कि कुछ भी चीज़ हो इसमें, आप कोई भी चीज़, चाहे आप रिटायरमेंट के बाद की अगर बात करो, सेविंग्स जो आपकी हैं, या फिर आपको घर खरीदना है, या फिर आपको जो है एजुकेशन के लिए जो है पैसों की ज़रूरत है, या फिर और भी कोई आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आपको कंप्लीट करने, कोई आपका शौक है उसको कुछ कंप्लीट करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, ए गोल ऑफ सेविंग $10,000 फॉर रिटायरमेंट इन 20 years रिक्वायर्स ए डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अप्रोच देन सेविंग फॉर ए वैकेशन नेक्स्ट ईयर। ओके, कहने का मतलब ये है कि आपका जैसा गोल हो, जिसके अकॉर्डिंग आपने गोल सेट करा है अपनी लाइफ में, उसके अकॉर्डिंग ही, आपके गोल के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि आपका गोल, अगर सपोज करो कि आपने एक गोल रखा है कि आपको कोई अच्छा हाउस खरीदना है, और उस अच्छा हाउस को मान लो आपने गोल रखा है कि 5 years में आपको परचेज़ करना है, और उसका करंट वैल्यू है 1 CR, 1 करोड़ उसका अभी का वैल्यू है, और 5 साल बाद आपने सोचा है कि वो 3 CR तक जो है पहुंच जाएगा। तो आपका गोल अगर 3 CR का है तो आपको उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट भी करना होगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो गोल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके इन्वेस्टमेंट के। आपने जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा, आपको उतने ज़्यादा आपको गोल मिलेंगे। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लेरिफाई होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपका गोल क्या है। आप बोलोगे कि मेरे पास अभी फंडिंग ही इतनी कम है कि मैं गोल का क्या करूं, तो जिस हिसाब से आपकी फंडिंग है उस हिसाब से आप अपना एक गोल सेट करो। अच्छा, गोल सेट करने से क्या होगा? आप बोलोगे कि गोल सेट करने से क्या होगा, गोल सेट करने से हमको कोई बहुत खास फ़ायदा नहीं मिलेगा। दोस्त मेरे, गोल सेट करने से एक जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट फ़ायदा होगा कि जब आपका मार्केट क्रैश करेगा, मार्केट क्रैश करने का मतलब हुआ कि जब आप जहाँ पे शेयर लगाए हो वो पैसा डूबने लगेगा, निगेटिव में जाने लगेगा, तो उस टाइम पे आपको हेल्प होगी कि आप पैसे को ईजिली वहाँ से क्विट कर पाओ, आप आउट आ पाओ वहाँ से। क्योंकि अगर आपने कोई गोल नहीं सेट करा है तो उस कंडीशन में दिक्कत होती है, लोग पैसे लगाए ही रहते हैं, और कई बार वो देखते हैं अपनी आंखों से कि कंपनी लॉस में भी जा रही है, उनका रिसर्च भी यही कह रहा है कि कंपनी लॉस में जाएगी, लेकिन बिकॉज उनके पास कुछ खास गोल नहीं है तो वो एक फेक जो है उसमें एनवायरनमेंट क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा प्रॉफिट होगा। तो गोल सेट करने से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए गोल को आपको सेट करके ही जाना है आपकी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग। ओके, द थर्ड वन इज, अगर हम देखें तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें, तीसरे पॉइंट को अगर हम देखें तो बेसिक्स ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस। बिगिनर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ researching companies before investing. For instance, when considering buy a share of company, analyzing its financial statements, evaluating its competitive positions and assessing its growth prospects are essential steps. कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो ये सिंपली ये कहना चाह रहे हैं ये कि आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रिसर्च नहीं है तो आप जिस कंपनी में भी शेयर लगा रहे हो, आप कैसे ये बात एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये कंपनी आपको इतने टाइम में इतना % बना के देगी। अच्छा ठीक है, ये तो प्रॉफिट की बात हुई। अगर आपने रिसर्च नहीं करा है तो आपका लॉस भी है, क्योंकि विदाउट रिसर्च अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको ये समझने की ज़रूरत होगी कि वो कितना हैवी लॉस ले सकती है। मतलब कि आपका रिस्क फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा है, बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी लॉस खा रही कंपनी में भी, उनको पता होना चाहिए ना कि उनका कितना % लॉस जा सकता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो फिर प्लान करते हैं, बैकअप प्लान करते हैं, कैश फ्लो बना के रखना होता है। तो इसलिए रिसर्च एंड एनालिसिस की ज़रूरत होती है। और रिसर्च एनालिसिस का सिंपल अगर हम एक दो शब्द में बात करें तो सपोज़ करो, इसको हम ऐसे एग्जांपल से समझें कि अगर आपने 2 बीज लेके आए हैं किसी पेड़ के, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ सबसे पहले, आपको समझने में आसानी होगी। चलो, तो आप सपोज़ करो कि आपने 2 सीड्स लेके आए हैं, बीज आपके पास है, ओके, 2 बीज है आपके पास, आपने इसको मिट्टी में लगा दिया, मिट्टी में दोनों बीजों को लगा दिया। अब आपको ये बात पता करनी होगी, अगर आपको ये बात पता नहीं है कि इसमें से कौन सा पेड़ कितना जल्दी फल देगा, तो आप जो है ये प्लान नहीं कर सकते हो, आप ये प्लान नहीं कर सकते हो कि आपका अगला स्टेप क्या होगा। आपको और सारे पेड़ लगाने होंगे जल्दी फल लेने के लिए, या उतने बाद तक चलेगा। मतलब कहने का ये है कि
कि रिसर्च एंड एनालिसिस का मतलब ये है कि आपने अगर प्रॉपर रिसर्च करी हुई है तो आपको पता है कि ये जो पेड़ है ये हमने हाइब्रिड अगर पेड़ लगाया हुआ और ये जो पेड़ है ये नॉर्मल पेड़ है, तो ये हाइब्रिड वाला पेड़ जो है, क्योंकि आपने रिसर्च कर रखा है तो आपको पता है कि ये 4 ईयर्स में आपको प्लांटेशन करना शुरू कर देगा, आपको फल देना शुरू कर देगा, फ्रूट आपको देगा ये। और ये जो नॉर्मल पेड़ है ये 20 ईयर्स में आपको फल देगा। तो यहाँ पे ये जो 4 ईयर्स और 20 ईयर्स की जो बातें आपको पता चली ये रिसर्च से पता चली। ये मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट करो उसका पोटेंशियल आपको समझने की ज़रूरत है। रिसर्च करने का मतलब होता है कंपनी का पोटेंशियल समझना। कंपनी का पोटेंशियल समझोगे तभी आप अपने प्रॉफिट या फिर रिस्क फैक्टर को पहले से एनालाइज करके चल पाओगे, या फिर आपको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना ये चीज़ें आप समझ पाओगे। एंड थर्ड वन की अगर हम बात करें, building a diversified portfolio. Diversification is a key to managing risk. Imagine having a portfolio comprised solely of tech stocks. If a tech sector experiences a downturns, the entire portfolio suffers. However, by diversifying across different sectors and assets classes such as stocks, bond, okay. तो इसका मतलब ये कहने का ये इनका मतलब है कि सपोज करो कि आप अगर स्टॉक शेयर्स आप खरीद रहे हो, किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में खरीद रहे हो और एक पर्टिकुलर कंपनी एक ही फील्ड की है, या फिर आपने एग्जाम्पल लेके समझते हैं, आसानी से समझ आएगा। सपोज करो आपने 5 शेयर्स खरीद रखे हैं और ये पाँचों शेयर्स जो हैं आपके, इनमें आपने लगाया है 1 लाख रुपीज़ कि आपने शेयर्स खरीद रखे हैं, 1 लाख रुपए के सबके शेयर खरीद रखे हैं, 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर रखा है। ओके, ये पांचों शेयर्स अगर आपने किसी ऐसी कंपनी में लगाए हैं, पांचों अलग अलग कंपनीज हैं, कंपनी ए, बी, सी, डी, ई, 5 कंपनीज हैं आपके पास, और आपने हर कंपनी में 1 लाख रुपए लगाए हैं। और बात यह है कि सारी कंपनी जो है वो एक ही सेक्टर की हैं, कंपनी अलग है लेकिन सेक्टर उनका एक है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपने एग्रीकल्चर की कोई कंपनी लगाई है, सपोज करो कि जो खाद बनाती है कोई कंपनी, यूरिया बनाती है या फिर ऐसा कुछ कंपनी बनाती है, ये कुछ भी मैन्योर टाइप की कंपनी जो है, पांचों कंपनी खाद बनाती हैं, अलग अलग कंपनियां अभी भी प्रॉफिट ये जनरेट कर रही हैं, सारी कंपनीज प्रॉफिट में। सपोज ये 5%, ये 6%, ये 10%, ये 4% और ये 3% में प्रॉफिट में है। आपने इन सारी कंपनीज में अभी पैसा लगाया, आपका अच्छा पैसा बन रहा है। लेकिन अगर कभी कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से इन कंपनीज पे दिक्कत आने लगी, इस पूरे सेक्टर पे दिक्कत आने लगी, खाद वाले सेक्टर पे, सपोज कुछ इनोवेशन हो गया, लोग खाद को शिफ्ट कर गए किसी दूसरे तरफ, तो उस टाइम पे आपके जो पैसे हैं ये अचानक से क्रैश होने लगेंगे, अचानक से इन पैसों की वैल्यूएशन डाउन हो जाएगी और आपके पैसे बहुत कम अमाउंट में, जो आपने 1 लाख लगाया था, अगर आप उस टाइम पे अगर आप एग्जिट करोगे तो मे बी वो पैसा आपका 40,000 पर कंपनी निकाल पाओ आप, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10,000 निकाल पाओ। तो कभी भी ये गलती नहीं करना है कि सेम सेक्टर में आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। आप 5 कंपनी में इन्वेस्ट करो लेकिन उनके सेक्टर अलग होने चाहिए। किसी कोई मैन्योर कंपनी में लगा दिया, किसी में आप केमिकल कंपनी में लगा दो, किसी में जो है आप लगा दो जो एआई की कंपनी से, इनमें लगा दो, कोई एजुकेशन कंपनी के आप जो है शेयर्स ले सकते हो, कोई बैंक में आप ले सकते हो। जैसे अभी के शेयर की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छा जो है अभी चल रहा है, उसका आप ले सकते हो। कोई कोल इंडिया का ले सकते हो, अभी मैं रिसेंट में देखा हूँ कोल इंडिया का बहुत अच्छा चल रहा है। तो ऐसे आपको करना है कि सेक्टर आपको डाइवर्सिफाई करने हैं, पोर्टफोलियो आपको डाइवर्सिफाई करना है। और हम तो आपको यहाँ तक भी कहेंगे कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको नॉट ओनली द सेक्टर, आपको डाइवर्सिफिकेशन स्टॉक मार्केट और साथ ही साथ जो है आपको आपके रियल एसेट्स में भी आपको कुछ पैसे आपने डालने चाहिए, स्टॉक मार्केट में डालने चाहिए। रियल एसेट्स का मतलब हुआ कि कुछ अपना ऐसा चीज़ खड़ा कर लो बाहर, लाइक कुछ भी ऐसा सेक्टर आप डाल दो बाहर, कुछ भी ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपना डाल दो जिसकी वजह से आपका कैश फ्लो बना रहे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक मार्केट ही पूरा क्रैश करने लगता है। बहुत सारी चीज़ें आपने 5-6 जगह लगाए हैं, उसमें से 4 जगह आपके क्रैश हो रहे हैं, तो उस जगह पे फिर दिक्कत आ जाएगा। तो आपको समझ के चलना होगा कि नॉट ओनली आप सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगाओ, कुछ रियल इस्टेट में आप लगा सकते हो, ऐसे अलग अलग चीज़ों में कुछ एसेट्स आप खरीद सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। 5th पॉइंट, इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजीज फॉर बिगिनर्स। डॉलर कॉस्ट एवरेज इज ए पॉपुलर स्ट्रेटजी फॉर बिगिनर्स। ओके हाँ, तो इनमें कहने का क्या मतलब, मैं आपको ऐसे सिंपली समझाऊं अगर, तो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि
आपको आपके सारे पैसे एक साथ किसी एक जगह पे एक ही साथ नहीं लगाने हैं। आपको अपने पैसे को पहले तो डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है और उसके बाद उन पैसों को आपको डिस्ट्रीब्यूट करके ही लगाना है। अच्छा, इससे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग ए लंप सम at once, investors regularly invest fixed amounts over time. These approaches help smooth out market volatility and reduce the risk factor. Okay, reduce the risk factor and investing all funds. Okay, तो वही बात है कि अगर आप सारे पैसे को एक साथ कहीं इन्वेस्ट कर दोगे, ठीक है, तो रिस्क फैक्टर आपका बढ़ जाएगा। और रिस्क फैक्टर अगर आपका बढ़ता है तो एक तो ऑलरेडी आप स्टॉक मार्केट में अपने पैसे लगा रहे हो, रिस्क फैक्टर है ही वहाँ पे, इसके साथ साथ आपने सारा पैसा अपना स्टॉक मार्केट में लगा दिया तो डबल रिस्क फैक्टर हो गया भाई। फिर आप कैसे कैसे अपने आप को कैसे फिर से आप पटरी पे कैसे लाओगे अपने आप को? वही बात है ना कि अगर आपने सारा पैसा एक जगह लगा दिया तो फिर वहाँ दिक्कत ये आ जाएगी कि फिर आप कंगाल हो जाओगे, दिवालिया हो जाओगे। तो इसकी वजह से आपको ये समझ के चलना होगा कि सारे पैसे नहीं लगाने, आप एक फिक्स अमाउंट में पैसे एक बार लगाओ, उससे आपको प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी हो रहा है उसको एनालाइज करके फिर अगली बार लगाओ, फिर अगली बार लगाओ। और आपको ध्यान रखना कि आपका जो पीछे से कैश फ्लो है ये बना रहे, ऐसा ना हो कि सारा पैसा आप एक साथ इन्वेस्ट कर दे रहे हो। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, थोड़ी बोरिंग हो रही है, लेकिन आपको समझना होगा, बिना समझे आप नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट वन इज मैनेजिंग इमोशंस। इमोशंस कैन cloud judgment, especially during market fluctuations. For instance, fear may lead investors to panic sell during a market downturn, while greed may drive them to buy into the okay. तो हम ऐसा समझते हैं कि दो लोग हैं, सपोज करो एक रामू है और एक नरेश है। ओके, तो यहाँ पे दो लोग हैं। अब अगर जो है मार्केट क्रैश करा है, कभी मार्केट क्रैश करने का मतलब हुआ कि जिस कंपनी में आपने शेयर लगाया है वो कंपनी घाटे में जा रही है, तो यहाँ पे दो तरीके के दिमाग लगा सकते हैं लोग। एक तो वो होंगे जो अपने पैसे लगाए हैं और वो सोचेंगे कि मेरा पैसा और ज़्यादा ना डूब जाए, तो इसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी अपने पैसे को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्विट कर जाएंगे वो। अच्छा, दूसरा जो होगा नरेश, सपोज नरेश है, ये दूसरे तरीके का दिमाग लगाए हैं। ये सोच रहे हैं कि अभी मार्केट की वैल्यूएशन डाउन हुई है तो उसके शेयर्स कम मिल रहे हैं। जो शेयर्स पहले 500 में मिल रहे थे एक शेयर, अभी उसका शेयर डाउन होकर 350 में ही एक शेयर मिल जा रहा है। तो ये सोच रहे हैं कि हम पहले 1500 में जितने 3 शेयर पाते, अभी हम 1800 लगा के 1900 लगा के 5 शेयर पा जाएंगे। तो ये क्या करते हैं, ये शेयर ले लेते हैं और ये अपने शेयर्स बाहर कर लेते हैं। तो अब ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना है, इस तरीके का माइंडसेट सबके साथ आता है, यही है इमोशनल बैलेंस को मेंटेन करना। तो ऐसे कंडीशन में आपको रिसर्च करनी है। रिसर्च अगर आप करोगे अच्छे से तो आपको खुद पता चलेगा कि कंपनी के पास्ट, अगर आप देखोगे पास्ट परफॉर्मेंस को देखोगे तो क्या कभी उसका शेयर डाउन गया है, और डाउन गया है तो फिर कैसा अप जा सकता है, फ्यूचर में उसका ग्रोथ कैसा हो सकता है, वो सेक्टर कैसा है, क्या ग्रोइंग सेक्टर है या नहीं है। ये चीज़ें आपको एनालाइज करके फिर आपको जो है अगला स्टेप आपको लेना होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रामू या फिर नरेश दोनों गलत हैं या फिर दोनों सही हैं, ये डिपेंड करेगा उस टाइम पे, रिसर्च पे डिपेंड करेगा कि क्या कुछ हो सकता है। एंड नेक्स्ट वन इज, अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग मार्केट ट्रेंड्स। ओके, तो अगर हम एग्जाम्पल से समझें, ड्यूरिंग ए बुल मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय राइजिंग प्राइसेस एंड इन्वेस्टर्स में फोकस। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आपको मार्केट ट्रेंड्स को समझ के ही चलना होगा। मार्केट ट्रेंड्स को अगर आप नहीं समझ के चलोगे तो फिर आप लॉस में जाओगे। कैसे लॉस में जाओगे? मार्केट ट्रेंड का क्या मतलब होता है? मार्केट ट्रेंड का मतलब है कि जैसे अभी मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ रही है। हर चीज़ में जहाँ देखोगे आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें दिख जाएंगी। या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें, ईवी की बात करें, वो भी बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही हैं और धीरे धीरे उनकी डिमांड होती जा रही है। तो आपको ट्रेंड समझना होगा कि क्या कुछ ट्रेंड आने वाला है मार्केट में, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना होगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि अभी रिसेंट में न्यूज़ आई है कि एलन मस्क
इंडिया आ रहे हैं और वो रिलायंस ग्रुप के साथ टाई अप करके अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे, और जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होंगी, बहुत कम कॉस्ट में वो जो है लोगों को प्रोवाइड कराएंगे व्हीकल्स। तो अब आपको पता चल चुका है कि ट्रेंड क्या होने वाला है, और उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप प्रॉफिट में जाओगे। नेक्स्ट वन इज रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन। तो रिस्क मैनेजमेंट एंड कैपिटल प्रिजर्वेशन में समझते हैं क्या कह रहा है। प्रोटेक्टिंग कैपिटल इज द पैरा अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म सक्सेस। फॉर इंस्टांस सेटिंग असाइड एन इमरजेंसी फंड इंश्योर्स दैट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस डोंट फोर्स इन्वेस्टर्स टू सेल। ओके 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 ओके। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपना इमरजेंसी फंड आपको हमेशा रखना है। वही बात जो मैंने पीछे बोला कि आपको कैश फ्लो बना के रखना है, कैश फ्लो बना के रखना है, क्योंकि जो शेयर मार्केट है ये काफ़ी वोलेटाइल मार्केट होता है। यहाँ पे डाउन भी जाती हैं चीज़ें, अप भी जाती हैं चीज़ें। एक ही दिन में डाउन और अप जा सकती है, एक ही दिन में बहुत डाउन जा सकता है, कई दिनों तक वो लगातार डाउन ही रह सकता है, या फिर बहुत दिनों तक लगातार वो अप रह सकता है। तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। तो इसीलिए आपको कैश फ्लो आपका बना के रखना है। आपको सारा पैसा एक ही बार इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको रिज़र्व में भी चीज़ें रखनी होती हैं, आपको अपना कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको कि जब मार्केट सपोज़ करो कि आपके पास पैसे, सपोज़ करो 80,000 आपके पास पैसे था, 80,000 आपके पास पैसे हैं, ओके, और इसमें से आपने 60,000 इन्वेस्ट कर रखा है, ओके। अब जिस कंपनी में आपने 60,000 इन्वेस्ट कर रखा है उसके शेयर्स अभी बहुत डाउन है। आपकी वैल्यूएशन 60 वाली जो थी अभी वो पहुंच गई है, सपोज करो 25,000 पे पहुंच गई है, ओके। 20,000 आपके इसमें पहले वाले बचे हुए हैं। आप बहुत सारी अच्छी कंपनीज़ की अपॉर्चुनिटी देख रहे हो जहां पे अगर आप इन्वेस्ट करते, वही काफ़ी अच्छा अमाउंट अगर आप अब इन्वेस्ट करते तो वो ग्रो करती। आप रिसर्च करे हो, आपको एकदम पक्का पता हो चुका है, काफ़ी आपको जो है अपने बात पे विश्वास है कि ये जो इस बार आप इन्वेस्ट करोगे वो कंपनी अच्छा जाएगी। लेकिन अभी आप कर नहीं सकते हो ना, क्योंकि अभी आप कैसे इन्वेस्ट करोगे? आपने इतना सारा पैसा एक कंपनी में डाल दिया है, और ये जो इतना सारा पैसा एक कंपनी में डाल दिया है, इसको अगर आप क्विट भी करोगे, इस कंपनी से आप बाहर भी आओगे, शेयर्स आप सेल आउट करके बाहर आओगे, तो आपको 25K ही मिलेगा, 25,000 ही मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक पैसा, अच्छा खासा पैसा अगर आप रिजर्व करके रखते हो तो आपके इससे 2 फायदे होते हैं। वो 2 फायदे क्या हैं? वो 2 फायदे ये हैं कि पहला फ़ायदा ये है कि जिस कंपनी में आपने पैसा लगा रखा, जैसे वो 25,000 वाली जो कंपनी है, 25,000 वाली कंपनी है, उसमें आप लॉन्ग टाइम तक रुक सकते हो। रुक सकने का क्या मतलब हुआ कि अगर वो कंपनी अभी जो है डाउनफॉल कर रही है तो ज़रूर से ज़रूर अगर उस कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, पोटेंशियल अच्छा है, तो वो अपने आप को जो है अप भी करेगी, ठीक है। लेकिन चूंकि आपको यहाँ पे एक इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, तो आप ये 25,000 को यहाँ से अगर क्विट करके यहाँ पे डालोगे तो फिर ये डबल क्रैश हो गया। एक तो आप यहाँ पे लॉस खाए, दूसरा यहाँ पे आप आए तो आप 25,000 ही इन्वेस्ट कर पाए। तो अगर आपके पास एक अच्छा कैश फ्लो होता तो आप यहाँ इन्वेस्ट कर देते और यहाँ पे आप वैसे ही रहते। तो जब ये ग्रो करता तो ये पैसा आपका अच्छा खासा ग्रो करता और आपके साथ साथ में ये भी ग्रो करता, तो आपके डबल फायदे हो जाते। तो ये चीज़ें एनालाइज करने की बात होती हैं, ओके। अगर हम आगे देखें 9th नंबर, तो कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। द स्टॉक मार्केट इज ए डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस लर्निंग इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग बुक्स, टेकिंग ऑनलाइन कोर्सेज एंड फॉलोइंग रेपुटेबल फाइनेंशियल न्यूज आउटलेट्स कैन provide valuable insights. Moreover, learning from past investment mistakes and adjusting strategies accordingly is key improving over time. ओके, कहने का मतलब ये है कि आपको डे बाय डे अपने आप को क्या करना होगा, इम्प्रूव करना होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप बुक्स को करके पढ़ के बहुत अच्छे से जो है चीज़ों को समझ सकते हो। ऑनलाइन कोर्सेज लेके, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ ऑनलाइन कोर्सेज से भी आप चीज़ों को समझ सकते हो, एक्सपीरियंस आपको मिलता है।
बुक्स से ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बुक्स में जाहिर सी बात है बहुत टाइम लगेगा। जैसे जितनी बातें आज मैं इस वीडियो में आपको बता दे रहा हूँ, ये बातें अगर आप बुक में पढ़ते तो आपको 4 5 6 दिन 1 हफ्ते लग जाते। यहाँ पे आपको बहुत कम टाइम में पता चल जा रही है, बहुत अच्छी बातें पता चल जा रही हैं। तो ये उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। बुक्स में आपको बहुत एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाता है अगर 10 दिन आप बुक पढ़ते तो। ओके, एंड फाइनेंशियल न्यूज़, तो मैं तो सबसे ज़्यादा रिलाई आपको बोलूँगा आप करो फाइनेंशियल न्यूज़ में। फाइनेंशियल न्यूज़ आउटलेट्स को अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे जो लोग हैं शेयर मार्केट में, जो धुरंधर जिनको बोलते हैं, उनकी अपनी जो है कोट्स आते हैं, उनके अपने थॉट्स आते हैं किसी कंपनी को लेके, उनके विचार होते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं। डेली न्यूज़ को आप एनालिसिस करोगे तो आप लाइफ टाइम में आपके पास जानकारी होगी कि अच्छा कौन सी कंपनी क्या कर रही है और कब वो ग्रो करेगी, कितना लॉस जाएगा, आप एक अनुमान लगा सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको न्यूज़ आउटलेट्स को फॉलो करना चाहिए और ऑनलाइन कोर्सेज को फॉलो करना चाहिए। ऑनलाइन कोर्सेज से आपको फ़ायदा ये होगा कि बुक्स का एक समरी आपको मिलता रहेगा, और न्यूज़ आउटलेट्स से आपको क्या होगा कि आप डेली या फिर लाइव टाइम में आपके पास वो सारे जो है नॉलेज होंगे जो इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा करेंगे। और ऑनलाइन कोर्सेज या फिर इस तरीके के वीडियोस आपको बूस्ट करते रहेंगे, आपके जो है कॉन्सेप्ट को मजबूत करते रहेंगे। और लास्ट में चलते हैं कंक्लूजन ऑफ द वीडियो पे। Conclusion of the video. In conclusion, mastering the basics of stock market requires understanding key concepts, setting clear goals, adopting sound investing strategies by staying disciplined, managing emotions, continuously learning, and beginners can navigate the stock market with confidence. ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको वही जो बातें पीछे बताई गई हैं वही सारी चीज़ें यहाँ पे मैं लिखा हूँ। तो इस तरीके से आप चीज़ों को अच्छा कर